मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। आज का अपना उप विषय है वर्ण व्यवस्था और जाति से संबंधित कुछ विषय। इस व्याख्यान में विद्यार्थियों हम निम्न उप विषयों पर चर्चा करेंगे: वर्ण और संपत्ति के अधिकार, स्त्री और संपत्ति अधिकार, वर्ण व्यवस्था और वनवासी, गैर क्षत्रिय शासक, जाति एवं सामाजिक गतिशीलता। इस तरह से हम 5 उपविषयों पर इसमें चर्चा करेंगे। बारी बारी से इन 5 विषयों को देखेंगे। पहला अपना उपविषय है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण की अवधारणा जीविका निर्धारण से जुड़ी है। द्विज वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आते थे, इनको संपत्ति और साधनों पर अधिकार था। आरंभ में वर्णों से संबंध लचीले थे, अर्थात गुण और क्षमता से निर्धारित होते थे। कालांतर में जन्म आधारित हो गए, यानी कि शुरू में जो संबंध थे वर्ण, वो गुण से, क्षमता से, व्यक्ति अपने गुण और क्षमता से जो कार्य अपना लेता था वही उसका वर्ण हो जाता था। परंतु धीरे धीरे हमने पिछले अध्याय में पढ़ाया जैसा विद्यार्थियों, ये जन्म आधारित हो गए। संपत्ति व साधनों पर अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पास आ गए। आरंभ में वैश्य कृषि और पशुपालन का काम करते थे, परंतु समय के अनुसार ये व्यापार भी करने लगे और व्यापार में अच्छा धन संपत्ति अर्जित कर ली। ये बड़े बड़े जमींदार और व्यापारी बन गए। जमीनों व पशुओं की सेवा वे शूद्रों से लेने लगे, यानी कि जमीन में कृषि कार्य और पशुओं की सेवा वो शूद्रों से लेने लगे। धीरे धीरे शूद्रों में शिल्पकार व शिल्प श्रेणियों के प्रमुख प्रबंधक अमीर हो गए। अर्थात विद्यार्थियों, जो शूद्रों में जैसे मूर्ति बनाने का काम करता था, बड़े का काम करता था, कोई अन्य कार्य करता था, बर्तन बनाने के लिए कुंभकार का कार्य करता था, वो भी बहुत अमीर हो गए। इनके वर्ण भी बदलने लगे। फिर ये यानी कि अमीर होने पर वर्ण बदलने लगे। वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी तो धर्मशास्त्रों में वर्ण नियमों को संहिताबद्ध किया गया फिर, और संहिताबद्ध करके उस पर पालन करने पर जोर दिया गया। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में अवंती पुत्र और कंचन दो की वार्ता से पता चलता है, यदि शूद्र अमीर है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपना आज्ञावाही सेवा बना सकता है। अर्थात उस समय ऐसा था कि यदि शूद्र के पास अच्छा पैसा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, अच्छे मूर्तिकार, शिल्पकार, स्वर्णकार ये लोग थे, इनके पास जमीनें नहीं थी, इनके पास पशु नहीं थे, परंतु अन्य कार्य करते थे, इनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति आ गई, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में से गरीबों को अपने यहाँ नौकर रख सकते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को कृषक, व्यापारी और कारीगर बनने की अनुमति भी दी गई है। इस तरह से सद्दलपुत्र नामक एक धनी कुंभकार का हमें पता चलता है, जो 500 कार्यशालाओं का मालिक था, यानी कि 500 उद्योग लगे हुए थे उसके। नौकाओं के माध्यम से अपना माल बंदरगाहों तक ले जाता था, यानी कि गंगा नदी के माध्यम से और बंदरगाहों तक उसका माल जाता था।
इस तरह हम देखते हैं कि सभी वर्ण किसी न किसी प्रकार संपत्ति के मालिक थे, फिर भी शूद्रों की स्थिति ठीक नहीं थी। कई जगह ब्राह्मणों के भी गरीब होने का वर्णन आता है। अब देखते हैं स्त्री और संपत्ति का अधिकार, कि महिलाओं को संपत्ति रखने का कितना अधिकार है। अधिकांश धर्मशास्त्र पिता और पति की संपत्ति में महिला की हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण लैंगिक आधार पर भेदभाव निहित था। पैतृक संपत्ति पर अधिकार पुत्र का ही माना जाता था। समाज में स्त्री की स्थिति पुरुष की तुलना में गौण हो गई थी, फिर भी कुछ संपत्ति के अधिकार स्त्रियों के पास थे। यानी कि अचल संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था, ऐसा देखने में मिलता है। अचल संपत्ति भाइयों में बट जाती थी पिता की मृत्यु के बाद, और बड़े भाई को कुछ फालतू हिस्सा मिलता था। पिता व पति की संपत्ति पर अधिकार देखते हैं महिलाओं के। पहले मनुस्मृति में पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में सभी पुत्रों का समान अधिकार माना गया है। परिवार का मुखिया ज्येष्ठ पुत्र को मानते हुए उसे कुछ अधिक अधिकार देने की बात कही गई है, लेकिन पुत्री को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार आप स्तंभ, वशिष्ठ और गौतम जैसे शास्त्रकारों ने पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकारों को पूर्णतः नकारा है। यानी कि आप स्तंभ, वशिष्ठ और गौतम उस समय के कानूनविद कह सकते हैं, शास्त्रकार का अर्थ। ये कहते हैं कि पुत्री का कोई अधिकार अचल संपत्ति पर नहीं होता। पुत्र ना होने की स्थिति में भी पुत्री को अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि पुत्र ना होने की स्थिति में दत्तक पुत्र ले सकते हैं। ये बाद में ऐसी धारणा अवधारणा आई, परंतु उस स्थिति में जब यदि पुत्र नहीं है तो शास्त्रों में कहा गया है कि संपत्ति को धार्मिक संस्थाओं को दान कर देना चाहिए। इस तरह पति की मृत्यु के बाद संपत्ति में विधवा के अधिकारों को भी मान्यता नहीं मिली है। यानी कि पिता और पति की अचल संपत्ति पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं माना गया। दूसरा अधिकार देखते हैं, उपहार के रूप में स्त्री धन। स्त्रियों को उपहार में जो धन मिलता था उसको स्त्री धन कहा गया है। कौन कौन सा धन मिलता था उपहार में? विवाह के समय अग्नि के सम्मुख कन्या को मिला धन। जब फेरे होते हैं उस समय हाथ पीले करते हैं कन्या के, तो उस समय जो हाथ पीले करने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कन्या को आभूषण या अन्य कोई ना कोई वस्तु दान में देते हैं। पिता और भाई से समय समय पर स्नेह में उपहार मिलता रहता है। किसी न किसी मौके पर, किसी विवाह शादी के मौके पर, घर परिवार में पुत्र होने के मौके पर बहनों को या बेटियों को कोई ना कोई उपहार स्वरूप हम वस्तु देते हैं, उस पर उनका अधिकार होता है। विदाई के समय मिली भेंट, जब पुत्री या बहन अपने यहाँ से विदा होती है, कभी भी आती है, तो कुछ भेंट हम उनको देते हैं, उस पर उसका अधिकार होता है। विवाह के बाद पति से मिलने वाले उपहारों पर भी स्त्री का अधिकार होता है। विभिन्न अवसरों पर पिता, पति, भाई व अन्य रिश्तेदार उन्हें भेंट देते हैं, उस पर भी महिला का अधिकार माना गया है। इसी को स्त्री धन कहा गया है। मनुस्मृति में स्त्री धन के बारे में कुछ चेतावनी भी दी गई है। क्या चेतावनियां हैं देखते हैं एक बार। स्त्री को अपने पति की अनुमति के बिना धन का गुप्त संचय नहीं करना है। व्यभिचारिणी, निर्लज्जा, अर्थनाशनी
यानी कि चरित्रहीन स्त्री यदि हो जाती है तो उसको भी स्त्री धन से वंचित किया जा सकता है, यानी कि उसके गहने, उसके उपहार उससे छीने जा सकते हैं। विपत्ति काल में भी स्त्री धन का प्रयोग किया जाता रहा है। परिवार में टोटा आ गया, कर्जा हो गया, नुकसान हो गया, तो ऐसे विपत्ति काल में स्त्री धन का प्रयोग परिवार में कर लिया जाता है। इस तरह से स्त्री धन पर भी प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं स्त्री का या महिला का अधिकार संदेहजनक हो जाता है। पुरुष प्रधान समाज है, वो स्त्री के गहनों पर और अन्य उपहारों पर अपना अधिकार कभी ना कभी जता देता है। कुलीन परिवारों में स्त्री की स्थिति देखते हैं। अब तक तो हमने पढ़ा सामान्य परिवारों में। कुलीन परिवार यानी कि बड़े राजघरानों में, राज परिवार व कुलीन परिवारों में भी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में गौण ही रहती थी, कोई बढ़िया नहीं थी। फिर भी जनसाधारण की स्त्रियों की अपेक्षा कुलीन परिवारों की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वे दान आदि देने में आगे रहती हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, गुप्त काल में प्रभावती ने जमीन दान दी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी और वाकाटक वंश में व्याही थी, तो इसके द्वारा जमीन दान देने का एक लेख हमें मिलता है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका अचल संपत्ति पर अधिकार किसी न किसी रूप में रहा होगा। अधिकार नहीं रहा होगा तो वो संपत्ति, अचल संपत्ति दान देने का अधिकार रखती थी, जो उनके पुरुषों की सहमति से होता होगा दान देने का अधिकार। सामान्य स्त्रियों को समाज में अधिक स्वतंत्रता थी। वे खेत खलिहानों में तो घूमने के लिए निकलती थी, जबकि राजमहलों की स्त्रियां तो महलों की चार दीवारी में बंद रहती थी। स्त्री को संपत्ति ही समझा जाता था एक तरह से। अपनी स्त्री को अपनी संपत्ति कैसे समझा जाता था? हमें उदाहरण मिलता है महाभारत का, द्रौपदी का उदाहरण, कि द्रौपदी को उनके पति उसको दाव पर लगा देते हैं संपत्ति की तरह। अगला अपना विषय है वर्ण व्यवस्था और वनवासी। निसंदेह वर्ण व्यवस्था का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। फिर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र और वनवासी कबीले थे जो इसकी परिधि से बाहर रहे। ये लोग उत्पादक नहीं बने, अर्थात ये कृषि और पशुपालन कार्य से दूर रहते थे। ये जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, कंदमूल खा लेते थे, कभी कभी समाज में निकलते थे, आते थे। इन्हें निषाद शब्द से संबोधित किया जाता था, यानी कि वनवासियों के लिए निषाद शब्द प्रयोग में होता रहा। हमने एकलव्य को महाभारत में पढ़ा है, इसी समुदाय से संबंधित था। दूसरा उदाहरण भीम और हिडम्बा का विवाह का उदाहरण हमने देखा है। महाभारत की ये दोनों कथाएं वनवासियों से संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते थे उनको हे माना जाता था तथा मलेच्छ कहा जाता था। तो ये जंगली आदमी थे, जंगलों में रहते थे, वनवासी थे, इसलिए ये मलेच्छ कहलाते थे। भीम ने हिडम्बा से विवाह तो किया और एक संतान घटोत्कच नाम की पैदा भी हुई, परंतु हिडम्बा को ये अपने साथ राजमहलों में नहीं लाए। हिडम्बा के भाई ने इस विवाह का विरोध भी किया और युद्ध भी हुआ। यानी कि वनवासियों में और वर्ण व्यवस्था में रहने वाले लोगों में आपस में तनाव को दिखाया गया है। कुल मिलाकर वनवासियों और वर्ण व्यवस्था के दायरे में आने वाले लोगों का आपसी मेल जोल था, परंतु एक दूरी भी कायम थी। एक चांडाल शब्द का प्रयोग भी शास्त्रों में मिलता है। ये प्यारे विद्यार्थियों, चांडाल कौन होते थे? धर्म ग्रंथों में इनका काम पशुओं की खाल उतारकर सामान बनाना,
मांस बेचना, साफ सफाई के कार्य करना, शवों का अंतिम संस्कार करना, ये इनके प्रमुख कार्य माने गए हैं। ये लोग गांव से बाहर दूर रहते थे। इस प्रकार के कार्य कुछ वनवासी लोग भी करते थे और कुछ समाज में रहने वाले लोग भी करने लगे थे। तो जो समाज में रहने वाले लोग करते थे उनको गांव से थोड़ा दूर रहते थे और इनको अपवित्र व अछूत माना जाने लगा था। परंतु चांडाल और उच्च वर्ण के लोगों के संबंधों पर भी अनेक कथाएं हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे मातंग और दित्य की कथा मिलती है। मातंग चांडाल था। एक दिन वो नगर में आ गया तो एक सेठ की लड़की दित्य की नज़र उस पर पड़ गई। उसने कहा कि मैंने चांडाल को देख लिया, मेरी आंखें अपवित्र हो गई है, मैं अपवित्र हो गई हूँ। सारे परिवार ने कहा कि तू अपवित्र हो गई है। उसने अपनी आंखें भी धोई परंतु कहा नहीं, तुम तो अपवित्र हो गई हो। मातंग बड़ा आहत हुआ इस बात से। कहते हैं कि वो उस सेठ के वहीं पर धरना देकर बैठ गया, भूख हड़ताल कर दी। कुछ दिनों बाद सेठ ने अपवित्र हो गई दित्य को अपनी लड़की को मातंग को सौंप दिया। मातंग दित्य को लेकर के अपनी चांडाल बस्ती में आ गया। वहां आकर के वह घर त्याग देता है, यानी कि मातंग घर छोड़कर चला गया और तपस्या की, शास्त्रों का अध्ययन किया और एक ऋषि बन गए, परंतु चांडाल ही कहलाते रहे। दित्य के इधर मातंग से एक पुत्र मांडव्य पैदा होता है और मांडव्य बहुत दानी था, रोज 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन मातंग वहां भोजन करने आता है तो मांडव्य कुमार यानी कि उसी का पुत्र उसको दुत्कार कर भगा देता है कि ये चांडाल कहाँ गया, और उसको भोजन नहीं मिलता। मातंग चला जाता है। जब दित्य को पता चलता है कि उसने अपने पिता का ही अपमान कर दिया तो उसको बुलाती है। तब मातंग कहता है कि मैं मांडव्य कुमार को माफ कर दूंगा यदि मांडव्य कुमार मेरे इस कमंडल से जो भोजन है उस भोजन को ब्राह्मणों को करवाए। और इस तरह से पता चलता है कि चांडाल से पैदा होने के बाद भी मांडव्य कुमार ब्राह्मणों में शामिल हो जाता है, यानी कि उच्च वर्ण में आ जाता है। तो ये इस तरह की कहानियां अनेक बातों पर प्रकाश उस समय वर्ण व्यवस्था पर डालती हैं। इसी तरह का एक कहानी और मिलती है। सत्यकाम नाम का एक बच्चा होता है, वो दासी का पुत्र होता है। वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। अब देखते हैं गैर क्षत्रिय शासक कौन कौन हुए। क्या वर्ण व्यवस्था के दौर में, जिसमें यह निश्चित हो गया था कि राजकार्य व युद्ध, समाज की रक्षा व शासक बनने का दायित्व सिर्फ क्षत्रिय के पास था, तो क्या गैर क्षत्रिय शासक नहीं बने? शासक वर्ग में वर्ण व्यवस्था का पालन किस सीमा तक हुआ, इस पर नजर डालते हैं। इस अवधि में हमें सभी शासक क्षत्रिय नहीं मिलते, गैर क्षत्रिय शासक अनेकों आते हैं। बारी बारी से नजर डालते हैं। ब्राह्मण शासक कौन कौन हुए इस समय में। होनसांग के समय में उज्जैन व महेश्वर के राजा ब्राह्मण थे। शुंग वंश व कौ वंश के शासक भी ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक भी ब्राह्मण थे, जो हमने पीछे पढ़ा भी कि अपनी माता का गोत्र लगाते थे। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यानी कि पुलमावी शासक जो थे वो वशिष्ठ गोत्र की माता से पैदा हुए थे, जो ब्राह्मणों में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी,
यानी कि उनकी माता गौतमी गोत्र की थी। तो इस तरह से सातवाहनों को भी ब्राह्मण माना गया है। शूद्र शासक कौन कौन हुए? ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वंश से था, जिसको चंद्रगुप्त को चाणक्य ने शासक बनाया। सौराष्ट्र, अवंती और मालवा में भी शूद्र शासकों का राज रहा है। वैश्य शासक, यानी कि वैश्यों में कौन कौन राजा हुए? राजा हर्षवर्धन का वर्णन आता है, जो वैश्य कुल से संबंध रखते थे। ऐसे ही विदेशी और मलेच्छ शासक भी हुए हैं। विदेशियों में हमने कुषाणों को पढ़ा, ये विदेशियों को मलेच्छ माना जाता था। तो कुषाण शासक यहाँ हुए, परंतु बाद में वो शैव धर्म और बाद में बौद्ध धर्म भी इन्होंने अपनाया। इसी तरह से शक शासक हुए, ये भी मलेच्छ कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। इन्होंने भी भारत के बहुत अधिक हिस्से पर लंबे समय तक राज किया है। तो इस तरह से मलेच्छों का भी भारत में राज रहा है, परंतु ये सब धीरे धीरे किसी न किसी वर्ण में शामिल कर लिए जाते थे उनके कर्म के अनुसार। ये हमें हमारे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता को भी बताता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। जाति और सामाजिक गतिशीलता। हमने अब तक वर्ण और जातियों के बारे में विस्तार से जाना। जैसे जैसे पेशे बढ़ते गए, वैसे वैसे काम भी बढ़ते चले गए और बढ़ते भी चले गए। वर्णों में अनेक उपवर्ण बन गए, जो जातियां कहलाई बाद में। क्या इन वर्ण और जातियों को बदलना संभव था? क्या जातियां बदली जा सकती थी? इस पर नजर डालेंगे। जातियां बदलना कठिन था, परंतु असंभव नहीं था। अनेक तथ्य बताते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था पूर्णतः एक जड़ व्यवस्था नहीं रही है। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। आओ विद्यार्थियों, उन उदाहरणों पर नजर डालते हैं। वनवासी, निषाद व स्वर्णकारों को भी जाति व्यवस्था में स्थान मिला धीरे धीरे। यानी कि जो निषाद थे, जंगलों में रहते थे, उनको स्थान मिला। स्वर्णकारों का यह उदाहरण इसलिए लिया गया है कि स्वर्णकारों की तरह अनेक जातियों में जातियां बनती चली गई थी, मूर्तिकार, स्वर्णकार। तो इनको भी जातियों में मूर्तिकार एक जाति बन गई, स्वर्णकार एक जाति बन गई। इस तरह से जातियों में इनको स्थान मिलता चला गया। जो काम बढ़ते चले गए, वो जाति बनती चली गई। शुरू में वैश्य, कृषक और पशुपालक थे, हमने पीछे भी पढ़ा। परंतु जब वो व्यापार करके धनी हो गए, अच्छा पैसा कमा लिया, तो कृषि और पशुपालन का काम छोड़ दिया इन्होंने। परंतु कृषि और पशुओं से अधिकार नहीं छोड़ा। ये काम ये शूद्रों से करवाते थे। धीरे धीरे इन्होंने कृषि से अधिकार भी त्याग दिया, जमीनों से अपना हक भी छोड़ दिया, पशुपालन से भी हक छोड़ दिया, और ये काम शूद्रों ने अपना लिया और शूद्रों का दर्जा ऊपर बढ़ गया। उच्च यानी कि वैश्यों में ये कैटेगरी बन गई, और इस तरह से शूद्र जाति है वो वैश्य जाति में शामिल हो गए। उपनिषद की एक कहानी में हम सत्यकाम जावाल, एक शूद्र दासी का वर्णन पढ़ते हैं। अभी मैंने जिक्र भी किया था पीछे। इस कहानी में क्या है कि जो जावाली नाम की एक दासी होती है, जो वैश्या भी होती है, इसका पुत्र सत्यकाम पढ़ना चाहता, अध्ययन करना चाहता है, परंतु दासी और वैश्या का पुत्र होने के कारण इसको अधिकार नहीं मिलता। अंत में एक दिन वो गौतम ऋषि से मिलता है सत्यकाम, और गौतम ऋषि उस की बुद्धि को देखते हुए ये विचार मन में करते हैं कि इसको ब्रह्म ज्ञान करने का अधिकार है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इस तरह से एक शूद्र को ब्रह्म ज्ञान
गौतम ऋषि ने दिया और आगे वो अच्छा ब्राह्मण हुआ। इस तरह से शूद्र से ब्राह्मण भी बन गया। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण शिकारी का काम भी करते हुए बताए गए हैं। अब बताओ, शिकार करते थे ये, बढ़ईगिरी का काम भी इन्होंने किया, यानी कि ब्राह्मणों का काम रहा है। सांपों को पकड़ने वाले भी ब्राह्मण रहे हैं, अर्थात ब्राह्मणों ने शूद्रों के काम भी किए हैं और धीरे धीरे इनको शूद्रों का दर्जा मिल गया। इस तरह से हम ये देखते हैं विद्यार्थियों कि शूद्र ब्राह्मण बन जाते थे और ब्राह्मण शूद्र हो जाता था। इस तरह से शूद्र वैश्य भी बन गए, वैश्य शूद्र भी हो गए। शूद्र शासक हुए तो वो क्षत्रिय श्रेणी में शामिल हो गए। इस तरह से समय के अनुसार वर्ण और जातियां व्यक्ति की बदलती रही है। इसी को ही गतिशीलता कहा गया है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, आज ये गतिशीलता खत्म हो गई है। समाज में जाति दृढ़ और पक्की हो गई है और इसमें कठोरता और ठहराव आ गया है। परंतु समय के साथ साथ ये जातियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था आज हमारे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जाति व्यवस्था जो समाज में एक विकराल रूप धारण करके खड़ी है वो खत्म हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का वर्णन करें। वर्ण व्यवस्था में वनवासियों की क्या स्थिति थी? चांडालों के क्या कार्य थे? गैर क्षत्रिय शासकों का वर्णन करें। जातीय गतिशीलता का वर्णन करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको इसी व्याख्यान में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।